मैं दसलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 9वां इकाई, जिसका नाम है आपका हाइड्रोजन। और इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है बहुत सारा टॉपिक इससे पहले जो है क्लियर कर चुके हैं, क्या है किस प्रकार से है ये हम लोग देखे थे। आज जो है हम उसी से रिलेटेड और कुछ टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जल। वैसे आप जल के बारे में बहुत सारा चीज़ जानते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जल का अणुसूत्र, है ना। तो अणुसूत्र तो सबको पता ही होगा, ठीक है। जल का अणुसूत्र क्या होता है भाई, H2O, इसको हम लोग जानते हैं। और इसका अगर हम अणु भार की बात करें, ठीक है, अणु भार की बात करें तो आपको पता है हाइड्रोजन का एक होता है ना। अणु भार जो है परमाणु भार एक होता है और 2 संख्या में दिया है तो 2 हो जाता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, परमाणु भार 16 होता है, तो दोनों को मिला दिया जाता है तो 18 आता है। तो इसका जो अणु भार होता है हमारा जो जल का, वो कितना होता है हमारा, 18 होता है। तो इतना परिचय तो आपको पता होना ही चाहिए, इतना तो ज़रूरी है, बाकी तो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले तो जल का अणुसूत्र की बात करें तो जल का अणुसूत्र आपको पता है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं H2O को ही क्या बोलते हैं, जल का अणुसूत्र कहते हैं। और इसमें हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, बट उनकी संख्या 2 बार दी है तो 2 से गुणा करते हैं तो 2 1 कम 2 हो जाता है। और ऑक्सीजन 8 दूनी 16 होता है। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, जब जोड़ देते हैं तो उनका टोटल जो अणु भार होता है वो हमको क्या हो जाता है, 18 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये पहले से आपको पता है। उसके अलावा अगर हम बात करें जल का, तो जल जो होता है आपको पता है ऑक्सीजन और जो क्या होता है हमारा जो हाइड्रोजन होता है, इन दोनों का क्या होता है हमारा एक प्रकार से यौगिक होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही किसका निर्माण करता है, आपका जल का निर्माण करता है या जल बनाता है, ये भी आपको पता है। साथ ही साथ आपको ये पता है कि जो जल है वो हमारे प्रकृति में अगर बात करें तो प्रकृति में लगभग जो है 70%, या तो हम लोग बोल सकते हैं 65 से 70% के बीच क्या है हमारा उपलब्ध है। हमारे पूरा अगर हम पृथ्वी में बात करें तो 75% भाग बोल सकते हैं, या 65 से 70% भाग क्या है, पूरा जल है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये हमको पता है। उसके अलावा अगर हम जल की और कुछ खासियत की बात करें तो जल को सार्वत्रिक विलायक भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, क्योंकि दूसरे विलायक की अपेक्षा ये ज़्यादातर जो पदार्थ होता है उसको अपने में घोल सकता है। इस वजह से जो जल होता है उस जल को हम क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक के नाम से जानते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि अन्य विलायक और भी हैं। विलायक मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपने में जो घोल ले वो क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो और भी विलायक हैं, बट पानी जो होता है वो अन्य विलायकों की अपेक्षा अपने में ज़्यादातर पदार्थों को घोलता है, क्योंकि इसका पराव्युत्तांक क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इस वजह से जल को हम लोग क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक विलायक के नाम से जानते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर जो कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने इसका नाम जो है आपका इसलिए जल रखा गया है, तो वो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो इतना परिचय आपको कम से कम में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जल का अणुसूत्र क्या है, पढ़ रहे तो पता होना चाहिए। अणु भार कितना है, जल किससे किससे मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है, ये सार्वत्रिक विलायक है, ठीक है। और 65 से 70% जल जो है प्रकृति में क्या होता है, पाया जाता है। जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम जल की बात करें तो महासागर जो होता है, आपने सुना होगा, जो महासागर होता है, महासागर में सबसे ज़्यादा जो है जल जो है पाई जाती है, लगभग 97% जल वहीं का है, ठीक है। फिर आगे और भी बहुत सारे माध्यम हैं। भूमिगत जल लगभग जो है 2-2.5% है, हम लोग बोल सकते हैं भूमिगत। अगर हम जल की बात करें तो जो भूमिगत जल होता है ये लगभग जो है 2.45% बोल सकते हैं, इतना आपका भूमिगत जल है, जिसको हम लोग खुदाई के दौरान क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और उसको बहुत सारी चीज़ों में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये इतना आपका परिचय हो गया। उसके अलावा प्राचीन काल में जल को एक तत्व माना जाता था। प्राचीन काल में शायद हमारे पास उतना जानकारी उपलब्ध नहीं था कि हम जो है जल के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। इस वजह से प्रारंभिक स्थिति में जो जल था उसको क्या मानते थे हम लोग, एक तत्व मानते थे या तत्व की मान्यता दी थी। बट 1776 में एक मैक्यूर ने इसे क्या बोला, यौगिक के रूप में प्रमाणित किया, है ना। मैक्यूर नाम का जो साइंटिस्ट था, उन्होंने अध्ययन से बताया कि पानी जो है वो आपका एक तत्व नहीं है, बल्कि क्या है, हमारा यौगिक है। ऐसा उन्होंने क्या किया, प्रमाणित किया। और फिर 1781 में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन
को यौगिक माना गया और लेवोजियर ने सन 1883 में इसका अणुसूत्र क्या दिया गया, H2O दिया। किसके द्वारा? लेवोजियर को हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं। इन्होंने जो है H2O का सूत्र देने वाला को अगर कोई साइंटिस्ट है तो कौन है? हमारा लेवोजियर, जिन्होंने बताया कि जल का सूत्र क्या होता है आपका, H2O होता है। ऐसा लेवोजियर के द्वारा क्या किया गया, बताया गया। तो ये कुछ परिचय हो गया है ना। पहले क्या मानते थे इसको भाई? तत्व मानते थे पुराने जो विचारधारा के अनुसार, बट मैक्यूर नाम के वैज्ञानिक ने बोला कि नहीं भाई, जल तत्व नहीं है बल्कि ये क्या है, यौगिक है। और कैवेंडिश ने इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक माना। मतलब कैवेंडिश एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जो जल है वो जल किससे किससे मिलकर बना होता है आपका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ऐसा किनका कहना था? हमारा कैवेंडिश का कहना था। और लेवोजियर ने बताया भाई चूँकि हमारा जो जल है वो H2 और O2 से मिलकर बना होता है, अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, अतः उसका फार्मूला क्या होता है आपका, H2 होता है। ऐसा कौन बोला? लेवोजियर ने बोला। तो ये हो गया आपका जल का सामान्य परिचय। जितना आपको क्या होना चाहिए, इतना जो है कम से कम पता होना चाहिए। तो ये हो गया जल। अब हम चलते हैं जल की संरचना या जल के अणु की अगर हम बात करते हैं संरचना की, तो इसकी ओर हम चलते हैं। अब तो जल के आपने यहाँ पर जो है क्या सूत्र होता है उसको पढ़ लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो जल है जिसका फार्मूला क्या होता है हमारा, H2 होता है। इसमें जो ऑक्सीजन होता है ये हमारा क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है। ये हमारा क्या है, केंद्रीय परमाणु है। सेंटर मेटल एटम, सेंटर ये जो है केंद्रीय परमाणु है और ये सेंटर एटम है बोल सकते हैं, मतलब जिससे दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये केंद्रीय परमाणु है। और केंद्रीय परमाणु जो ऑक्सीजन है इसका अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो 1s2, ये होता है 2s2 और ये क्या होता है हमारा 2p4 होता है। ये ऑक्सीजन का क्या होता है हमारा परमाणु क्रमांक होता है। अब परमाणु क्रमांक होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये होता है हमारा 1s2 2s2 2p4 होता है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका अगर हम क्या करते हैं संकरण के आधार पर देखें तो सामान्य अवस्था में जो लास्ट में या अंतिम कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होता है उतना को ही लिखते हैं। तो ये हमारा क्या होता है हमारा 2s, जिसमें आपको कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम बात करें 2p का तो 2p में हमारा टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। ये देखो आपको दिख रहा है, इसको हम लोग 2px बोलते हैं, इसको 2py बोलते हैं और इसको 2p क्या बोलते हैं हम लोग, z बोलते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, चूँकि यहाँ पर जब क्या होता है हमारा, जब ये ऑक्सीजन के साथ जब दो हाइड्रोजन जुड़ता है तो इसमें उत्तेजित अवस्था नहीं होता है, डायरेक्ट क्या होता है, दो जगह इसका खाली है। देखो हमारा ये हमारा एक हाइड्रोजन के लिए और एक दूसरा हमारा हाइड्रोजन के लिए। तो दो हाइड्रोजन यहाँ पर आके क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के जो भी हमारा जो एक अनपेयर वाला इलेक्ट्रॉन था जिनमें एक हमारा इलेक्ट्रॉन आके जुड़ सकता है, दो हाइड्रोजन आता है और जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये क्या करता है आपका पूरा इसका जो P का 3 कक्षक और S का 1 कक्षक भाग लेता है। मतलब यहाँ पर जो संकरण होता है वो sp3 संकरण को प्रदर्शित करता है। और चूंकि sp3 संकरण को प्रदर्शित करता है तो नियमतः इसका जो संरचना है वो चतुष्फलकी होना चाहिए। बट इनमें क्या होता है हमारा लोन पेयर आप क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से इनकी जो संरचना होता है ये संरचना आपका थोड़ा सा क्या हो जाता है, आपका चेंज हो जाता है। तो ये हमारा ऑक्सीजन हो जाता है और ये जो ऑक्सीजन होता है इसके पास चूँकि कितना होता है हमारा 4 कक्षा है, जिनमें से एक के पास क्या होता है हमारा लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर है, देखो आपको दिख रहा है। और बाकी 3 के साथ क्या जुड़ा है हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ है। नियमतः इनकी संरचना क्या होना चाहिए, इस प्रकार से देखा जाए तो चतुष्फलकी होना चाहिए। बट ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। ये सब हमारे क्या है भाई बॉन्ड पेयर हैं, ये भी हमारे क्या हैं बॉन्ड पेयर हैं, ये भी हमारे बॉन्ड पेयर हैं। तो नियमतः ही इसका क्या होना चाहिए, चतुष्फलकी होना चाहिए। बट ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। केवल 3 ही ये जो बॉन्ड पेयर है वही क्या करता है बंध बनाने में भाग लेता है। मतलब उनकी संरचना कुछ इस प्रकार के संरचना शो करता है। मतलब ये ऐसे दिखने में क्या होता है आपको दिखाई देता है। मतलब ये पिरामिडी संरचना को क्या करता है प्रदर्शित करता है। तो इसका जो संरचना होता है वो कैसा संरचना होता है हमारा पिरामिडीय संरचना को क्या करता है ये प्रदर्शित करता है। अच्छा यहाँ पर हमारा देखो ये हमारा पिरामिडी बोलता हूँ। यहाँ पर आपका 3 हाइड्रोजन नहीं है 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, मिस्टेक हो गया यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर ये ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा क्या हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया आपका 1, ये 2, ये 3 और ये कितना हो गया 4। तो 4 में से अगर हम बात करें तो आपका जो है एक तो जो है हमारा, रुको, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन, ये हो गया 1 2 3 और ये कितना हो गया 4।
तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, यहाँ पर आप लोन पैराप्लेक्टान लोन पैराप्लेक्टान को कर सकते हैं। अगर ऐसे आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरे तरीक़ा से भी क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ये 1 2 3 और ये कितना हो गया 4। तो ये हमारा लोन पेयर आप क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। ये भी लोन पैराप्लेक्टान हो गया। ये हमारा क्या होता है, बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर जिसके साथ हमारा हाइड्रोजन क्या होता है, हमारा जुड़ा रहता है। तो नियमतः इनकी संरचना चतुष्फल की इस प्रकार से होना चाहिए। बट यहाँ से क्या होता है, दो ही क्या करता है, हमारा ये जो बॉन्ड पेयर है यही क्या करता है, बंध का क्या करता है, हमारा निर्माण करता है। तो ये देखो दो ही बॉन्ड पेयर है, मतलब इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से बनेगा। और इसको उलट दोगे तो ये इस तरीके से दिखता है। मतलब यहाँ पर जल की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, हमारी भी आकृति को क्या करती है, ये प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर जल की जो आकृति है उसको क्या की जा सकती है भाई, बताई जा सकती है कि जल की आकृति कैसी होती है, भी होती है। क्योंकि ये बॉन्ड पेयर है, ये कुछ ऐसी संरचना आपका दिख रहा है, ये संरचना आपका बनता है। जब उसको क्या कर दिया जाता है, ऊपर चेंज कर दिया जाता है तो भी शेप की संरचना को प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर चूँकि क्या होता है, हमारा दो लोन पेयर है और ये हमारा बॉन्ड पेयर है, इस वजह से इसका जो बॉन्ड जो एंगल है, मतलब जो बंध कोण है वो आपका बनना चाहिए 109। लेकिन ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में ना क्या होता है, आपका रिपल्सन होता है भाई। यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है हमारा लोन पेयर, और लोन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता है। फिर लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर होता है इनके बीच क्या होता है, हमारा रिपल्सन होता है, ठीक है। और सबसे कम रिपल्सन किसके होता है, हमारा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच क्या होता है, सबसे कम रिपल्सन होता है। किसके बीच भाई, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। तो ये हमारा रिपल्सन का क्या होता है, क्रम होता है। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन, और कम से कम अगर रिपल्सन देखने को मिलता है तो बॉन्ड पेयर। मतलब सब के सब एक दूसरे को क्या करते हैं, लोग प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे ये लोन पेयर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा। इस वजह से यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कोण 109 की जगह कितना बनता है, हमारा 104.5 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है। तो इसमें जो कोण होता है वो 100 कितना होता है, 4.5 का बनता है। तो इस तरीक़ा से जल के जो अणु हैं उनकी संरचना क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि जल का सूत्र क्या होता है भाई, हमारा H2 होता है। और इसमें वो जो होता है वो क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p4 होता है। क्योंकि सामान्य अवस्था में हम लोग अंतिम कक्षा को लेते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा भी क्या होता है, समान होता है। तो सामान्य अवस्था में लेते हैं तो ये हो जाता है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें उत्तेजित होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि हमको जितना हाइड्रोजन के लिए जगह चाहिए वो पहले से यहाँ पर उपलब्ध है। इसलिए 2 हाइड्रोजन डायरेक्टली आके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस वजह से चूँकि इसमें p का 3 कक्षक और एक s का पूरा भाग लेता है, इसलिए संकरण इसमें sp3 होता है। sp3 के आधार पर इनकी संरचना चतुष्फल की बनना चाहिए। बट इसके पास देखो 2 लोन पैराप्लेक्टान है जो कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, और 2 बॉन्ड पेयर है। इस वजह से लोन पेयर जो है बंध बनाने में भाग नहीं लेता है, ये केवल बॉन्ड पेयर ही भाग लेता है। इस वजह से इसकी आकृति कैसा होता है, भी शेप होता है। और बंध कोण जो है 109.25 का होना चाहिए, 28 का होना चाहिए। बट यहाँ पर लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन के वजह से क्या होता है, 104.5 अंश का क्या बनाता है, कोण बनाता है। अगर हम रिपल्सन की बात करें तो लोन पेयर में अर्थात एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में सबसे ज़्यादा होता है। फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में उससे थोड़ा कम रिपल्सन, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीक़ा से जो जल के अणु हैं उनकी संरचना क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है। हम इससे पहले भी आपका जो चौथा लेसन है उसमें इसके जिक्र किए थे, तो इसमें फ़िलहाल इतना है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा जल की, अगर हम ध्रुवीय प्रकृति की बात करें, जल की कौन सी प्रकृति भाई, ध्रुवीय प्रकृति। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जल की कैसी प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति। ध्रुवीय प्रकृति का होता है भाई, जल कैसा प्रकृति का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। क्यों ध्रुवीय प्रकृति का होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो जल होता है उसमें एक ऑक्सीजन और 2 क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन होता है। और इन दोनों में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता होता है ये ज़्यादा होता है। विद्युत ऋणता मतलब साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता रखता है उनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, इस वजह से साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म को ये क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। क्योंकि वो 2 बार खींच रहे हैं इसलिए आंशिक रूप से क्या हो जाता है, इसमें माइनस चार्ज आ जाता है। और हाइड्रोजन जो होता है उसमें आंशिक रूप से कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। तो आप बोल सकते हैं, अगर क्वेश्चन करता है कि जल ध्रुवीय प्रकृति का होता है कैसे बोल के, तो बता देना कि
जल में जो हाइड्रोजन है जिस ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है वो ऑक्सीजन क्या होता है आपका अधिक विद्युत ऋणी प्रकृति का होता है, इसलिए वो साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाता है आंशिक रूप से और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज आ जाता है। और इस वजह से क्या होता है हमारा जो जल है वो ध्रुवीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अर्थात जल कैसा विलायक होता है भाई, एक ध्रुवीय विलायक होता है या ध्रुवीय प्रकार का क्या होता है यौगिक होता है। तो इस तरीक़ा से हम जल की ध्रुवीय प्रकृति को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। इतना ही है, इसमें और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा जो है जल की अणु की संरचना क्या होता है, ध्रुवीय प्रकृति क्या होता है। हम चलते हैं आगे, जल अणु पुंजन एवं हाइड्रोजन बंध। मेन तो हमको हाइड्रोजन बंध पढ़ना है, शायद इससे पहले भी हम लोग हाइड्रोजन बंध के बारे में जिक्र किए थे। चलिए एक बार फिर से हम लोग जो है पहले हाइड्रोजन बंध के बारे में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। देखो हाइड्रोजन बंध रियल में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध हर जगह नहीं बनता है, कुछ जगह ही बनता है। ठीक है, और वे वहाँ पर बनता है जहाँ पर हाइड्रोजन उपलब्ध हो और हाइड्रोजन से कहीं जो है ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व उपलब्ध हो। जैसे हम बोल सकते हैं ये जनरली आपका H2O के अणुओं के बीच, HF अणु के बीच, या हम बोल सकते हैं NH3 जो होता है अणु के बीच, ये जनरली 3 अणुओं के बीच क्या होता है आपका बनता है। या तो इनके अपने अणुओं के बीच बने या इनके जो है एक से अधिक अणुओं के बीच ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो अगर हम हाइड्रोजन बंध की बात करें तो हाइड्रोजन बंध में क्या होता है, जैसे आप जानते हैं H2O में हमारा जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। इस वजह से साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर लेता है, ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, HO2। ठीक है, ये हमारा तो H2O में हमारा जो हाइड्रोजन होता है इसकी विद्युत ऋणता कम है और ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है। इस वजह से साझे के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है हमारा जो ऑक्सीजन है वो खींच लेता है, और जो खींचता है इस वजह से उसमें आंशिक रूप से कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज आ जाता है, और जो खींच जाता है उसमें आंशिक रूप से कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आ जाता है। इस वजह से हमारा विद्युत ऋणता के क्या अंतर की वजह से क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या आ जाता है आंशिक रूप से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आ जाता है। क्योंकि एक जल के एक अणु में होता है, वैसे ही जल में तो बहुत सारा क्या पाया जाता है हमारे, इस प्रकार से जल के क्या होता है अणु क्या होता है आपका पाया जाता है। अब जल एक गिलास अगर पानी की बात करें तो एक गिलास पानी में एक ही H2 थोड़ी रहेगा, उसमें तो क्या होता है बहुत सारा H2 होता है। तो सारे जो H2 होते हैं उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है उसमें आंशिक रूप से प्लस चार्ज है और इसमें माइनस चार्ज है, इसमें आपका माइनस और इसमें क्या होता है आपका प्लस। इस प्रकार से क्या होता है आपका सब में क्या होता है उपस्थित रहता है ना, दोनों हाइड्रोजन में होता है ना भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही हाइड्रोजन में हो। तो सभी में क्या पाया जाता है हमारा, हाइड्रोजन में आंशिक रूप से कौन सा चार्ज है आपका होता है आपका प्लस, और ऑक्सीजन में आंशिक रूप से माइनस चार्ज पाया जाता है। इस प्रकार से एक जल के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो क्या होता है हमारा जो प्लस माइनस रहता है, वो दूसरे जो जल के अणु होता है जिसमें भी क्या होता है प्लस और माइनस रहता है। तो इस प्रकार प्लस और माइनस के बीच, ये हाइड्रोजन प्लस है और ऑक्सीजन क्या है माइनस है, इसी प्रकार यहाँ पर प्लस और माइनस के बीच जो क्या बनता है, जो बंध बनता है, वही बंध क्या कहलाता है आपका हाइड्रोजन बंध कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप हाइड्रोजन बंध को बता सकते हैं कि जल के अणु में जो वो होता है, जल के अणु का सूत्र क्या होता है हमारा H2O होता है। तो H2O में O की जो विद्युत ऋणता होता है वो ज़्यादा होता है, जिसके वजह से वो साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके वजह से उसमें माइनस चार्ज आ जाता है और आपका हाइड्रोजन में प्लस चार्ज आ जाता है। उसी प्रकार से सभी अणुओं में क्या होता है, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज रहता है। इस कारण से एक जल के अणु का प्लस चार्ज वाला दूसरे जल के अणु के माइनस चार्ज वाला के साथ क्या होता है, एक बंध से बन जाता है, और ये जो बंध होता है वही आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और ऐसे ही लिखना है, अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वही चीज़ लिखा है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के असामान्य विद्युत ऋणता के कारण OH बंध में ध्रुवित हो जाता है। ध्रुवित हो जाता है कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, और हाइड्रोजन में आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है, और इस वजह से एक अणु आंशिक रूप से ऋणात्मक और दूसरा अणु जो है आंशिक रूप से धनात्मक हो जाता है और ध्रुवित हाइड्रोजन को आकर्षित करता है। मतलब इसका ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन को, उसका ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन को इस प्रकार से आकर्षित करता है। इस प्रकार से जल के अणु के संयोजन से हाइड्रोजन बंध बनता है, और एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु तथा किसी दूसरे अणु है ना के
उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के मध्य आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो आपको उतना लंबा नहीं खींचना है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि जल, हम जानते हैं कि जो जल का सूत्र होता है वो क्या होता है, हमारा H2O होता है, जिसमें जो H होता है और जो O होता है, तो O की जो विद्युत ऋणता होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इस वजह से वो साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके वजह से ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। चूँकि यह एक जल के अणु में होता है, चूँकि जल में बहुत सारे क्या होते हैं, जल के अणु पाए जाते हैं, इस वजह से जल के अणु में जो हाइड्रोजन होता है उसमें प्लस चार्ज रहता है और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज रहता है, और इसका कारण क्या है, विद्युत ऋणता होता है। इस प्रकार से एक जल के अणु में हाइड्रोजन दूसरे जल के अणु के ऑक्सीजन के साथ, उसी प्रकार तीसरे जल के अणु का हाइड्रोजन दूसरे जल के अणु के हाइड्रोजन के साथ एक बंध से क्या हो जाता है, बन जाता है, और वही बंध आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बंध कहलाता है, या हाइड्रोजन बंध के नाम से जाना जाता है। यही आपको बोलना है, अलग से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, या इतना थ्योरी लिखा है उसको भी नहीं, अपने मन से लिखें और इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है, या ऐसे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और चूँकि जो जल के अणु में तो बहुत सारे क्या होते हैं, हमारे जल के अणु रहते हैं जो एक दूसरे से इस प्रकार से क्या होते हैं, आपके पास पास क्या होते हैं, आपके बिखरे हुए क्या होते हैं, प्रतीक होते हैं, जो कि जल के अणु के पुंजन के रूप में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, जिसको इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जल के अणु के चतुष्फलकी रूप में जल के संगुणन होता है। जल के बहुत सारे अणु आपस में क्या हुए हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं भाई, है ना। और यहाँ पर ये पुंज के रूप में दिया है, और ये हाइड्रोजन बंध को देखो यहाँ पर शो कर रहा है, जो हम पहले क्या किए थे, आपको यहाँ पर लिख के बताए थे। HOH यहाँ पर जो बंध है हाइड्रोजन बंध है भाई, ये हमारा कौन सा बंध है, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये सब हाइड्रोजन बंध को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और चूँकि जल के बहुत सारे अणु हैं और एक जगह पाए जाते हैं, तो ये जल अणु पुंज को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो आपको ज़्यादा क्या करना है, हाइड्रोजन बंध को देखना है और यही बताना है कि जल के अणु में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो साझेक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इस वजह से उस पर माइनस चार्ज और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और क्योंकि जल में बहुत सारे जल के अणु रहते हैं, इस वजह से जल के प्रत्येक अणु में जो हाइड्रोजन होता है उसमें प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। इस प्रकार से जल के एक अणु का प्लस चार्ज दूसरे जल के अणु के माइनस चार्ज के साथ जिस बंध से निर्मित होते हैं या जो बंध बनाते हैं, वो बंध आपका क्या कहलाता है, आपका हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने परिभाषा अपने भागों में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके जल के अणुओं का निर्माण हो गया और जल से रिलेटेड कुछ बातें हो गया। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या कर सकता है, पूछ सकता है। वो दिया है, बर्फ़ पानी से हल्की होता है क्यों, ऐसा क्वेश्चन आपसे करने वाला है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन हाइड्रोजन बंध पूछेगा, तो हाइड्रोजन बंध की परिभाषा देना है और साथ में आपका उसका, जैसे मैं आपको लिख के उदाहरण बताया था वैसे उदाहरण भी लिखना है। ठीक है, अब दिया है यहाँ पर बर्फ़ पानी से हल्की है क्यों, एक क्वेश्चन आता है क्यों करके। ठीक है, कि बर्फ़ पानी से हल्की है क्यों, ऐसा करके। बर्फ़ आपने देखा होगा कि जो बर्फ़ होता है वो पानी पर क्या करता है, तैरता है। अगर हम वज़न की बात करें तो पानी कम वज़न होता है, बट भाई पानी कम वज़न होता है और बर्फ़ जो है नहीं, बर्फ़ जो है आपका ज़्यादा वज़न होता है और पानी कम वज़न का होता है, फिर भी बर्फ़ क्या होता है, पानी में तैरता है, ऐसा क्यों। ठीक है, ऐसा क्यों, बड़ा बड़ा सीली पानी में क्या होता है, तैरता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई बर्फ़ पानी में क्यों तैरता है। तो आप बोल सकते हैं कि जैसे ही देखो, हम बर्फ़ की बात करें या हम पानी की बात करें, दोनों का फार्मूला क्या होता है, हमारा H2O ही होता है। बर्फ़ जो होता है, बर्फ़ में भी फार्मूला H2 होता है, पानी का भी फार्मूला H2 होता है। लेकिन जैसे ही पानी क्या होता है, बर्फ़ में क्या होता है, बदलता है, वैसे ही उसकी संरचना जो होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है और वो चतुष्फलकी अवस्था में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। और चतुष्फलकीय अवस्था में परिवर्तित होने की वजह से उनके बीच में कुछ क्या हो जाता है, रिक्त स्थान क्या हो जाता है, छोड़ जाता है, और जिसमें कुछ गैस भर सकता है, जिसकी वजह से वो उसके घनत्व को क्या कर देता है, कम कर देता है। यही वजह है कि जो बर्फ़ है वो पानी में क्या करता है, आपका तैरता है। तो आप बोल सकते हैं भाई कि बर्फ़ पानी से हल्की होता है, इसका वजह ये है कि जो बर्फ़ का जो क्रिस्टल होता है उसमें जो भी हमारे अणु होते हैं पानी के, वो चतुष्फलकी रूप में क्या हो जाते हैं, आपके हाइड्रोजन बंध द्वारा क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। और व्यवस्थित होने की वजह से जो है उनके जो है क्रिस्टलों के बीच या उस संरचना के बीच क्या हो जाता है, कुछ रिक्त स्थान क्या हो जाता है, आपका रह
जाता है, जिसके कारण से बर्फ़ का घनत्व क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है। यही सी बात है, आपकी संरचना अगर पहले इस प्रकार का है ना, या इस प्रकार का है, तो ये क्या होता है, अगर संरचना इसका चेंज हो जाता है, चतुष्फल की अवस्था में अगर क्या हो जाता है, ये व्यवस्थित हो जाता है, तो जैसे ही हमारा पानी के अणु बर्फ़ बनने के पश्चात चतुष्फल की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित होता है, वैसे ही क्या हो जाता है, उनके बीच में कुछ रिक्तियाँ छूट जाता है, जिसमें कुछ गैस भर जाता है, जो उसके घनत्व को क्या कर देता है, कम कर देता है, और हमारा बर्फ़ जो होता है पानी पर क्या करने लगता है, तैरने लगता है। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसको समझा सकते हैं, ठीक है। और यही चीज़ दिया गया है, और एक क्वेश्चन आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि बर्फ़ के क्रिस्टली संरचना में जल के अणु एक दूसरे के साथ चतुष्फलकी क्रम में हाइड्रोजन बंधों के साथ जुड़े रहते हैं, अतः बर्फ़ के क्रिस्टल के अनेक चतुष्फलकी यूनिट होते हैं, और चतुष्फलकों के बीच में कुछ रिक्तियाँ छूट जाते हैं, जिसके कारण बर्फ़ का घनत्व कम हो जाता है, और बर्फ़ क्या होता है हमारा पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है कि भाई जो है बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है क्यों, तो आप अपने भाषा में लिखना कि जब जल जो है क्या करता है, बर्फ़ में क्या होता है, परिवर्तित होता है, तो उनका जो संरचना है वो क्या हो जाता है आपका, चेंज होकर के क्या हो जाता है आपका चतुष्फलकी स्थिति में जो भी H2O के जो अणु हैं वो आपस में क्या हो जाता है आपका जुड़ जाता है, और जुड़ करके उसके अंदर बहुत सारे चतुष्फलकी एक क्या करता है, यूनिट का या संरचना का निर्माण करता है, और उस चतुष्फलकी संरचना के बीच क्या होता है, कुछ रिक्त स्थान क्या होता है, पाया जाता है, और उस रिक्त स्थान की वजह से ही उनका घनत्व क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, और उस घनत्व की वजह से ही जो बर्फ़ होता है वो पानी पर क्या करता है आपका तैरता है। तो अपने वर्डों में आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन आया भी है इस प्रकार से, देखो बर्फ़ की जो चतुष्फलकी संरचना है वो पाया जाता है H2O, फिर ये इस प्रकार से आपका चतुष्फलकी आपको दिख रहा है। तो इस प्रकार से कई चतुष्फलकी इकाई क्या होते जाता है, बनते जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रिक्त स्थान छूट जाता है, और उस रिक्त स्थान की वजह से उनका घनत्व जो होता है वो क्या हो जाता है आपका कम हो जाता है, और यही वजह है कि बर्फ़ फिर पानी में क्या करने लगता है, तैरने लगता है। अगर आपको ज़्यादा नहीं आए तो इतना बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि जब जल द्रव अवस्था में पाया जाता है तो उस स्थिति में उसकी जो संरचना होती है वो आपकी क्या होती है, अलग होती है। जैसे ही जल बर्फ़ में क्या होती है, परिवर्तित होती है, H2 के अणु व्यवस्थित होकर के इस प्रकार से क्या करती है, चतुष्फलकी संरचना में क्या हो जाती है आपकी, व्यवस्थित हो जाती है। या ये बोल सकते हैं कि बर्फ़ स्थिति में उसके अंदर कई मतलब बर्फ़ की स्थिति में H2O चतुष्फल के रूप में कई जो है व्यवस्थित रहती हैं, और जिनकी कई यूनिट क्या होती हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, और जो उनके बीच में पाए जाने वाले जो रिक्तियाँ होती हैं उनके घनत्व को क्या कर देती है, कम कर देती हैं। तो किसी भी तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी बर्फ़ पानी में क्यों तैरता है ये क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं भाई। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग आगे की ओर चलते हैं। ये कुछ संरचना दिया है, आप उस संरचना को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और आता है आपका कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो भी जल का घनत्व होता है वो सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है कि जैसे जैसे हम जल को क्या करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, उनमें जो हाइड्रोजन बंध होता है जल के बीच या जल के अणु के बीच, वो क्या करने लगता है, टूटते जाता है, और धीरे धीरे एक दूसरे से क्या होते जाते हैं, वो जो है अब हाइड्रोजन बंध टूटेगा तो जाहिर सी बात है वो नज़दीक आ जाते हैं, जिससे जल के अणु में संकुचन होता है, और उसका घनत्व धीरे धीरे क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है, और 4 डिग्री पर क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। लेकिन 4 डिग्री से ऊपर प्रसार करने पर या प्रसार का प्रभाव अधिक होने से उनके अणु पुनः एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, जिससे इसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और घनत्व क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है। यही वजह है कि जल के जो हमारे स्थिति है वो 4 डिग्री पर क्या होता है, इसका घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन भी किया गया है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का जो क्या होता है, हमारा जो घनत्व है वो अधिकतम होता है, क्यों। तो आप बोल सकते हैं कि जैसे जो जल होता है, अगर हम जल की बात करें तो जल में जल के अणु के मध्य क्या पाया जाता है, हमारा हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हमारा पाया जाता है। जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जल को क्या करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, हाइड्रोजन जो बंध होता है, जो जल के अणुओं के बीच में क्या होता है, पाया जाता है, वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, टूटते जाता है।
तो जैसे ही जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध क्या हो जाता है, टूट जाता है, जल के अणु एक दूसरे के क्या आते हैं, पास आते जाते हैं, पास आते जाते हैं, आयतन कम होते जाता है और धीरे धीरे क्या होते जाता है, घनत्व तो बढ़ते जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसा आता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जैसे ही हम क्या करते हैं, चलते हैं या 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पहुंचते हैं, वैसे ही क्या होता है हमारा, फिर से जल के अणु जो पास आ रहे हैं वो क्या करते रहते हैं, वो फिर से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। देखो पहले हम लोग गर्म किए, धीरे धीरे तो क्या होते हैं, हाइड्रोजन बंध टूटते हैं और जल के अणु क्या होते हैं, पास आते हैं। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप होता है, वैसे ही क्या होता है हमारा, पुनः जल के अणु एक दूसरे से क्या होते हैं जाते हैं, आपका एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, दूर होते जाते हैं, और फिर उनका आयतन बढ़ते जाता है और घनत्व तो क्या होते जाता है आपका, धीरे धीरे जो है कम होते जाता है, और जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। यही वजह है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का जो आपका क्या होता है, जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, एक बर्फ़ पानी पर क्यों तैरता है, और दूसरा कि जो जल का घनत्व होता है वो 4 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होता है, क्यों। तो आप बोल सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो जल होता है, या ये बोल सकते हैं कि जो जल होता है, जल को अगर हम क्या करते हैं, गर्म करते जाते हैं, गर्म करते जाते हैं, तो उनके बीच में, मतलब जल के अणुओं के बीच में जो पाए जाने वाला जो क्या होता है हमारा, जो हाइड्रोजन बंध होता है वो टूटता जाता है, और टूटने की वजह से जल के अणु क्या होते जाते हैं, पास आते जाते हैं, पास आते जाते हैं, पास आते जाते हैं, और इस वजह से आपका क्या होता है, आयतन और घनत्व दोनों क्या होते जाता है, आयतन कम होता है, घनत्व क्या होते जाता है, आपको बढ़ते जाता है। लेकिन 4 डिग्री के ऊपर जैसे ही हम जाते हैं, पुनः जल के अणु एक दूसरे से दूर होना क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, आयतन क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है, और साथ में घनत्व क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, और जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सबसे ज़्यादा होता है। यही वजह है कि 4 डिग्री ताप पर जो घनत्व होता है जल का वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, और करना है तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इस तरीक़ा से जल में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकल आ गया है। तो हाइड्रोजन बंध क्या होता है, हाइड्रोजन बंध बताना, साथ में उसका डायग्राम बता देना। दूसरा, जल का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिकतम होता है, क्यों, ये आपको बताना है। और ये बोल सकते हैं कि बर्फ़ पानी के ऊपर तैरता है, क्यों, ये क्वेश्चन आप ध्यान देंगे भाई। यहाँ से क्वेश्चन आपको 11वीं क्लास में क्या कर सकता है, पूछ सकता है। आगे है जल के गुण देखेंगे थोड़ा सा। पहले भौतिक गुण देखते हैं, है ना। भौतिक गुण मतलब सिंपल जो बाहरी गुण होता है उसको हमको देखेंगे। पहला है, साधारण ताप पर अगर हम बात करें तो शुद्ध जल रंगीन होता है, गंधहीन होता है, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। हिमांक की बात करें तो आप जानते हैं, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका हिमांक होता है। 273 मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि साधारण ताप पर शुद्ध जल रंगीन, है ना, कलरलेस बोल सकते हैं। गंधहीन मतलब कोई गंध नहीं होता है, स्वादहीन होता है। और हिमांक मतलब बर्फ़ में बदलना, कितने में बदलता है, 0 डिग्री में। और क्वथनांक की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना में उबलता है पानी हमारा, शुद्ध पानी, 100 डिग्री, है ना, क्योंकि केल्विन से ही स्टार्ट करते हैं। तो केल्विन 273 से स्टार्ट होता है, और 273 केल्विन बराबर कितना होता है हमारा, 0 डिग्री होता है। ये फर्स्ट लेसन का है, ठीक है भाई। तो 373 मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप इसका क्वथनांक होता है। तो जल का हिमांक 0 डिग्री और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल का अधिकतम अर्थात 1 ग्राम सेंटीमीटर घनत्व 277 केल्विन 4 डिग्री पर होता है, अभी देखे हैं। आगे थर्ड, जल में अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होते हैं, हम तो पढ़ चुके हैं। जल में जल के बहुत सारे अणु होते हैं, वो जल के अंदर जो हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधित होते हैं, तथा हाइड्रोजन बंध सभी भौतिक गुणों को प्रभावित करते हैं, जैसे अवस्था है, गलन की ऊष्मा है, वाष्पीकरण की ऊष्मा है, क्वथनांक, गलनांक आदि। जल ध्रुवी प्रकृति का होता है, जस्ट हम लोग देखे हैं, जल ध्रुवी प्रकृति का होता है। इसका प्रबद्धतांक उच्च होता है, और इसके परिणाम स्वरूप अधिकांश अकार्बनिक कार्बनिक यौगिक में अपने आप में क्या करता है, घोल लेता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है, सार्वत्रिक विलायक कहते हैं, ठीक है। और यह विद्युत का सुचालक होता है भाई, है ना। अगर हम बात करें तो यह विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, हमारा कुचालक होता है। बट उसमें अम्ल क्षार क्या हो जाए, मिल जाए, तो फिर इस स्थिति में विद्युत का सुचालक होता है। 22 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल की अपेक्षित चालकता 0.043 × 10⁻m हॉर्स होती है। और एक लास्ट है, जल में अनेक सहसंयोजी पदार्थ जैसे अल्कोहल है, अम्ल है, शर्करा है, ये सब के सब घुलनशील होते हैं, क्योंकि ये सब जो है जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है, अल्कोहल जल में घुलता है, शक्कर जल में घुलता है,
क्यों घुलता है, क्योंकि ये सब जो है जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही बन जाता है, वह चीज़ उसमें घुलनशील है। तो सिंपल आंसर है अल्कोहल जल में घुलनशील इसलिए होता है क्योंकि वो जो है अल्कोहल जल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। या तो ये बोल सकते हैं कि शर्करा जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, क्योंकि शर्करा जो होता है, शक्कर जो होता है वो जल के साथ क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, भौतिक गुण को बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम किसके पास चलते हैं भाई, रासायनिक गुण के पास चलते हैं। देखते हैं रासायनिक गुण क्या कह रहा है। रासायनिक गुण मतलब क्या होता है भाई, रासायनिक गुण तभी कहलाता है कि जब दो पदार्थ आपस में क्या करता है, क्रिया करता है और एक नया पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है या निर्माण हो, तभी जाके क्या कहलाता है, वो रासायनिक गुण कहलाता है या रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो उसी को हमको यहाँ पर देखना है, कुछ दिया गया है जिसको हमको 1 बाय 1 करके क्या करते जाना है भाई, देखते जाना है। और पहला नंबर का आपका दिया है आपका उभयधर्मी प्रकृति, है ना, एम्फोटिक बोल सकते हैं, टेरिक नेचर। उभयधर्मी मतलब जानते हो, जल जो है अम्ल के जैसा भी व्यवहार करता है और क्षार के जैसा भी व्यवहार करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उभयधर्मी प्रकृति, है ना। केमिस्ट्री में यही बोल सकते हैं कि जो अम्ल क्षार दोनों के जैसा व्यवहार करे तो उसको हम उभयधर्मी प्रकृति के कहते हैं। ठीक है, जैसे पहला अगर हम इसको क्रिया करा देते हैं H2S से, किसे क्रिया कराते हैं हम लोग, H2S को बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। एक दुर्बल अम्ल है, बट अम्ल तो है भाई, दुर्बल रहे चाहे प्रबल रहे, बट अम्ल तो है, एक दुर्बल अम्ल है। और यहाँ पर हम लोग कर देते हैं H2O की अगर हम बात करें, ठीक है, H2O की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर क्षार है, क्योंकि इनके पास लोन पैरा इलेक्ट्रॉन भी तो क्या होता है, पाया जाता है। तो इस स्थिति में क्षार होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, अम्ल क्या होता है भाई, अब अम्ल टूटेगा तो क्या करेगा आपका, वो जो है H+ डोनेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि सल्फर का जो स्थिति है विद्युत ऋणात्मकता का वो ज़्यादा होता है, तो इसलिए हाइड्रोजन क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। चूँकि हाइड्रोजन प्लस है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, इसलिए क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ज़्यादा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हाइड्रोजन को क्या करता है, वो सपोर्ट करता है, हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या कर लेता है, वो मिला लेता है। और इस तरीक़ा से क्या हो जाता है, H3O आज हो जाता है। और साथ में क्या बच जाता है हमारा भाई, एसएच बच जाता है हमारा पास, क्या बच जाता है यहाँ पर, एसएच बच जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या बच गया, एसएच बच जाता है। क्योंकि यहाँ पर अपना लोन पैरा इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, इसलिए इसमें प्लस चार्ज रहता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसका नाम, हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है, जो कि कैसे प्रकृति का होता है, हमारा अम्लीय प्रकृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो चूँकि हमारा जो पानी है वो दुर्बल अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है, मतलब ये जो है आपका क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका दिया है H2O, अगर यहाँ पर अम्ल के जैसा अगर व्यवहार करे तो इसको हम लोग किसके साथ क्रिया करा देते हैं, अमोनिया के साथ। ये हमारा क्या है, अमोनिया है, जो कि एक लुईस क्षार है भाई, हमारा लुईस क्या है, क्षार है। तो उस स्थिति में अगर हम ये क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं जल को, तो ये क्या टूटता है हमारा, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जल को अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाता है आपका H और OH माइनस हो जाता है, ये हमारा प्लस हो जाता है। तो फिर से क्या करेगा, ये जो प्लस वाला होता है ये प्रोटॉन के रूप में इसको क्या करता है, खींच लेता है। और इस स्थिति में क्या बनता है, यहाँ से NH4 बन जाता है और ये OH क्या हो जाता है आपका, माइनस हो जाता है। ये हमारा बेस है हमारा, है ना। और ये जो है हमारा एक अमोनियम क्या हो जाता है, हमारा आयन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ से अमोनियम आयन प्राप्त होता है। तो इस तरीक़े से आप देख रहे हैं कि जो जल है वो जल क्या कर रहा है, हमारा अम्ल के साथ भी कर रहा है, और अमोनिया जो कि किसके जैसा बिहेव होता है, हमारा एक लुईस क्षार है, इसके साथ भी बिहेव कर रहा है। मतलब वो अम्ल के साथ भी क्रिया कर रहा है, क्षार के साथ भी क्रिया कर रहा है। और उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि जो जल होता है वो कैसा होता है, आपका उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इस तरीक़े से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, इतना ही है। आगे है तापीय अपघटन भाई। अब जाहिर सी बात है, अगर आप क्या करते हैं, H2O को अगर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या हो जाएगा, H2O2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यह तो जल वाष्प बन जाएगा हमारा। जैसे H2 वो है भी लिक्विड अवस्था में है,
अब इसको आप क्या करेंगे भाई, हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O ही रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा आपका गैस अवस्था में चला जाएगा। क्योंकि आप देखें हैं जब पानी को क्या करते हैं हम गर्म करते हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, वो वाष्प में क्या हो जाता है आपको परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, ज़्यादा नहीं। आगे क्या है हमारा ऑक्सीकारक और अपचायक, पहले पढ़ चुके हैं ऑक्सीकारक क्या होता है। तो ये ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के जैसा क्या करता है, हमारा व्यवहार करता है। जैसे अगर हम क्या करते हैं इसको ऑक्सीकारक के जैसा अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या होता है, सोडियम जो है धातु के साथ अगर हम इसको क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं, किसके साथ, सोडियम के साथ क्रिया कर जाते हैं H2O को, तो उस स्थिति में क्या होता है, H और OH में क्या होता है, ये टूट जाता है। इसका मात्रा 2 लेते हैं तो ये 2 माइनस हो जाता है, 2 प्लस हो जाता है, तो इसको 2 ले लेते हैं। तो इस स्थिति में क्या बनता है हमारा, ये 2NaOH बन जाता है। क्योंकि सोडियम प्लस होता है तो माइनस के साथ निकल जाता है और यहाँ से क्या हो जाता है आपका एक H2O गैस क्या होता है आपका मुक्त होता है। तो ये हमारा ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है भाई, ऑक्सीकारक मतलब होता है जो दूसरों को ऑक्सीकृत कर दे और स्वयं क्या हो जाए, हमारा अपचयित हो जाए, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। तो आप देख रहे हैं H2 जो हो रहा है, ये जो H2 है वो सोडियम को क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत कर दे रहा है, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में बदल जा रहा है और स्वयं क्या हो रहा है, हमारा अपचयित हो जा रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं, एक अच्छे क्या होते हैं, हमारे ऑक्सीकारक के जैसा क्या करते हैं, आपको बिहेव करते हैं। तो ये ऑक्सीकारक हो गया, ठीक है। अगर हम अपचायक की बात करें, किसकी बात करें हम लोग जो है, अपचायक की अगर हम बात करते हैं तो अपचायक की बात करें तो अपचायक में क्या होता है हमारा, ये हमारा जैसे दिया है, हमारा ये H2O दिया है, H2O दिया गया है और साथ में हमारा क्या दिया है, अगर फ्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से इसका हम लोग कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाता है हमारा, 2 2 ने क्या हो जाता है हमारा 4, 2F हो जाता है, 2 2 ने 4, क्योंकि माइनस होता है और हाइड्रोजन प्लस होता है। तो इधर कितना हो जाता है आपका 4 HF क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है और साथ में हमारा 2 ऑक्सीजन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो अपचायक मतलब क्या होता है भाई हमारा, अपचायक मतलब बोल सकते हैं हम लोग जो है, जो दूसरों को क्या करे, हमारा अपचयित करे, स्वयं क्या हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जो है आपका बोल सकते हैं एक अच्छे हमारे क्या होते हैं, हमारे अपचायक। बट ये तो ऑक्सीकारक का ही उदाहरण है भाई, है ना, क्योंकि दूसरों को हमारा क्या कर रहा है, ये ऑक्सीकृत ही कर रहा है। तो ये हमारा कितने उदाहरण हो गए, हमारा 2 उदाहरण हो गया। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, ऑक्सीकारक जो गुण होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हमको क्या देखना है, अपचायक प्रकृति में थोड़ा सा हम लोग उदाहरण करके देखते हैं क्या होता है। तो अपचायक प्रकृति, ठीक है। तो अपचायक प्रकृति मतलब क्या होता है भाई, अपचायक मतलब होता है स्वयं क्या हो जाए, अपचयित हो जाए, है ना, और दूसरों को क्या कर दे, आपका ऑक्सीकृत कर दे, तो क्या कहलाता है हमारा अपचायक। चलिए H2 को ले लेते हैं हम लोग, H2O हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दूसरा अगर हम इसको ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं क्या ले लूँ, आयरन अगर ले लेता हूँ, ठीक है, आयरन ले लेता हूँ, तो आयरन में क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो ये तो हमारा क्या हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीकृत कर रहा है, स्वयं क्या हो जा रहा है, अपचयित हो जा रहा है। अपचायक मतलब होता है जो दूसरों को क्या करे, अपचयित करे, स्वयं क्या हो जाए, हमारा ऑक्सीकृत हो जाए, ठीक है। तो हाँ, ये हम लोग इसमें इस प्रकार से कर सकते हैं, ये दोनों हैं, ये 2 उदाहरण यहाँ से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, लिया जा सकता है, ठीक। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। ऑक्सीकारक गुण और अपचायक गुण हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। आगे है जल का आयनन। जल का क्या देखते हैं, आयनन होता है भाई। जल हमारा क्या होता है, टूट जाता है। जैसे जल का फार्मूला क्या होता है हमारा, H2O होता है। जब हम इसको हम तोड़ते हैं तो H+ आयन और क्या होता है हमारा OH माइनस आयन में जाता है, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं और ये हमको पता भी है। जब इसमें द्रव्य क्रियानुपाती क्या करते हैं, नियम लगाते हैं, पहले पढ़ चुके हैं सब के सब। द्रव्य क्रियानुपाती नियम की अगर हम बात करें तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम क्या होता है हमारा, वहाँ पर करते हैं तो K बराबर क्या होता है, K2 अपान क्या होता है, K1। तो उस स्थिति में हम करेंगे तो K बराबर कितना हो जाता है आपका H+ आयन और OH कितना हो जाता है आपका माइनस आयन, डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है हमारा H2O+। चूँकि जल का आयनन बहुत कम होता है अतः जल का मात्रा क्या कर सकते हैं, स्थिर मान सकते हैं। जल की आयनन बहुत कम होता है
बहुत कम होता है, अतः इसकी मात्रा स्थिर मान सकते हैं, इसकी मात्रा स्थिर मान सकते हैं, स्थिर मान सकते हैं। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका H2 इधर क्या हो जाता है, पक्षांतरित हो जाता है, इस तरफ चला जाता है। तो ये हमारा H2 इक्वल टू कितना हो जाता है, H प्लस आयन, और ये क्या हो जाता है आपका OH माइनस आयन। अब एक कांस्टेंट आ जाता है KW, आयनिक गुणनफल बोलते हैं, और इसका जो मात्रा है वो H प्लस और OH क्या होता है आपका माइनस होता है, जो कि 298 केल्विन ताप पर इसका जो मान होता है वो 1 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है हमारा 40 आपका मोल है ना होता है। अब यहाँ पर चूंकि हमारा क्या होता है, ये जो H प्लस आयन होता है ये हमारा OH क्या होता है हमारा माइनस आयन के बराबर होता है। तो इसका मान होता है वो 1 इंटू 10⁻ कितना हो जाता है -7 को क्या करता है प्रदर्शित करता है, और इस तरीक़े से जल के आयनन को प्रदर्शित करता है। तो ये भी हम लोग पहले क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं भाई। आगे है धातुओं के साथ क्रिया। धातु में क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं और H2 के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो पहले जैसा दो मात्रा ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, जल टूटता है हमारा, किस में टूटता है भाई, H2O टूटेगा H प्लस आयन, और OH क्या होता है माइनस आयन। दो मात्रा लेंगे तो 2 सोडियम के साथ क्या निकल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस क्या निकल जाएगा आपका H2O। ये एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो धातुओं के साथ ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब जो है दूसरा लिख सकते हैं, जैसे आयरन के साथ क्रिया अगर हम देखेंगे तो H2O, ठीक है, H2O, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा Fe2O3, यहाँ से कर सकते हैं। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तो 3 दूनी कितना हो जाता है हमारा 6 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये धातु के साथ आप क्रिया क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, अधातु के साथ क्रिया भाई, अधातु में कौन है, क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, इसके साथ करा सकते हैं। तो ये जैसे H2O हो गया, प्लस क्या हो गया हमारा F2, इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2HF। तो इसको 2HF ना करके हम क्या करते हैं, 2 दूने 4 कर देते हैं, और यहाँ पर 2 दूने 4 करते हैं, 4, और ये O2 क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। सेम आप क्या कर सकते हैं, Cl2 के साथ भी क्रिया कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कर देते हैं तो 4 क्या हो जाएगा आपका HCl प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाता है आपका मुक्त हो जाता है। तो ये अधातु के साथ आप क्या कर सकते हैं, क्रिया देख सकते हैं, क्रिया बता सकते हैं। ठीक है, धात्विक ऑक्साइडों के साथ क्रिया दिया गया है। धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, क्रिया करा सकते हैं, कराया जा सकता है, उसको हमको देखेंगे। तो धात्विक ऑक्साइड कौन कौन है, उसके साथ क्रिया करा सकते हैं भाई। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड है, अगर हम इसको H2O के साथ क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं तो ये 2NaOH हो जाता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना लेता है, 2 OH बना लेता है। तो ये धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया को प्रदर्शित करता है या दर्शाता है। आगे हमारा दिया है आपका अधात्विक ऑक्साइड। जैसे एक अधात्विक ऑक्साइड दिया है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, और इसको अगर हम क्या करते हैं H2O के साथ क्रिया कराते हैं तो H2SO4 बना लेता है भाई, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, ये बन जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर क्या बोलते हैं इसको, ट्राई ऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो जाता है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। इसी प्रकार और भी भाई बहुत सारा इसमें एग्जाम्पल है भाई, जैसे P2O5 दिया गया है और H2O दिया है, ये फास्फोरिक अम्ल बनता है। H3PO4 बैलेंस कर दो 2 से, तो ये देखो 4 दूनी 8 हो जाता है, तो इसमें हम लोग को 3 दूनी कितना है 6, तो ये हो गया आपका 6। ये हमारा फास्फोरिक अम्ल बन जाता है ना, ये कौन सा बन जाता है आपका फास्फोरिक अम्ल बन जाता है। तो ये भी धातु ऑक्साइड के साथ किया। ठीक है, ये आपकी प्रक्रिया के लिए ठीक है, अलग से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करता है। जल अपघटनीय अभिक्रिया, जैसे सोडियम हाइड्राइड दिया है, क्या दिया है हमारा ये सोडियम हाइड्राइड NaH और H2O। तो यहाँ से क्या बनेगा भाई, यहाँ से आपका बनेगा ये H, है ना, और ये क्या होगा आपका OH। हम देखेंगे तो प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। उस स्थिति में इसको कितना ले लें हम लोग, अगर 2 ले लेते हैं तो क्या बनेगा यहाँ से भाई। ठीक है, जल अपघटनी करेंगे तो जल अपघटन होगा तो क्या होगा आपका
जल अपघटन होगा तो फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सोडियम प्लस क्या है हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड की बात करें और जल अपघटन अगर हम क्या करते हैं इसको कर देते हैं तो क्या बनेगा आपका, ये एक हो जाएगा सोडियम, ये हो गया, और H2 क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये कुछ अभिक्रियाएं हैं जिन अभिक्रियाओं को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है भाई, ठीक। और हाइड्रेट का निर्माण, बहुत सारा हाइड्रेट क्या होता है यहाँ से निर्मित होता है, जैसे CuSO4, ठीक है, यहाँ पर आप 5H2O, ये हाइड्रेट होता है, मतलब किसी भी यौगिक के साथ अगर पानी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो वही हाइड्रेट का निर्माण होता है। जैसे हम लोग खाने का सोडा Na2SO4 10H2, ये हमारा ये सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा Na2SO4 10H2O, ये ठीक है, ये हमारा एक हमारे ये ले सकते हैं, या तो आप ये ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। तो ये सब पानी के साथ जुड़ा हुआ है, यही हमारा क्या होता है हाइड्रेट का क्या होता है आपका निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं उसको बता सकते हैं। तो ये हो गया जल के अणु से रिलेटेड कुछ क्या हो गया आपका बातें। चलिए अब हम जो है आगे की ओर चलते हैं और ये देखते हैं इस लेसन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो है हमारा कठोर जल और मृदु जल। वैसे आप इसको पहले जो है 10th क्लास में पढ़े होंगे। वैसे आपको पता है कि अगर हम शुद्ध जल की बात करें तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। ये वर्षा का जल होता है वो सबसे क्या होता है आपका शुद्ध होता है। लेकिन जैसे ही वो क्या करता है ज़मीन पर आता है ना, वायुमंडल के संपर्क में आता है, उसमें बहुत सारा गैस घुल जाता है, बहुत सारा जो है मटेरियल्स मिल जाता है और उस स्थिति पर फिर वो जो है शुद्ध नहीं रह पाता है, उसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं लवण मिल जाते हैं। मतलब जब तक ऊपर में पानी गिरता रहता है ऊपर तक तो शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे ही धरातल पर आता है, पृथ्वी पर आता है, उसमें बहुत सारे मटेरियल्स बहने की वजह से उसमें बहुत सारे लवण क्या हो जाते हैं आपके मिल जाते हैं। और उसमें बहुत सारे लवण होते हैं, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम की क्लोराइड है और कैल्शियम के सल्फेट हैं। ऐसे बहुत सारे अशुद्धियाँ जब पानी के साथ क्या हो जाते हैं मिल जाते हैं तो वही लवण की उपस्थिति उनको फिर क्या करते हैं जल की कठोरता के कारण होते हैं। और जनरली हम ये बोल सकते हैं कि कठोर जल वे जल होते हैं जो साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं। मतलब कठोर जल वह जल होता है जो जल साबुन के साथ झाग नहीं देता है, ऐसे जलों को हम क्या बोलते हैं कठोर जल कहते हैं। और मृदु जल वह जल होता है जो साबुन के साथ क्या करता है झाग देता है, उसको मृदु जल कहते हैं। जैसे कठोर जल की बात करें तो नदिया का हो गया, कुआं का हो गया, तालाब का हो गया, ठीक है, झरना का हो गया, ये सब कौन से जल होंगे हमारे कठोर जल। बट वर्षा का जल बात करें तो मृदु जल होगा। उसके अलावा आसुत जल की बात करें तो आसुत जल क्या होगा मृदु जल कहेंगे। या बिना खनिज का जो जल होगा उस जल को हम लोग क्या बोलेंगे जो है मृदु जल कहेंगे। तो सिंपल परिभाषा से अगर क्वेश्चन करता है कि कठोर जल किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि कठोर जल वह जल होता है जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, उसे कठोर जल कहते हैं। और मृदु जल वह जल होता है जो साबुन के साथ क्या करता है झाग देता है, उसे मृदु जल कहते हैं। वर्षा आसुत जल है ना, बिना खनिज के जल, ये सब मृदु जल हैं। और कुआं नदिया है ना, तालाब का जो पानी है वो आपका कठोर जल के अंतर्गत आता है। और यही चीज़ आपका लिखा है कि जब कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्लोराइड सल्फेट लवण की उपस्थिति के कारण क्या होता है जो है जल आपका साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है तो यह कठोर जल कहलाता है, ठीक है। या डायरेक्टली लिखो भाई कठोर जल वह जल होता है जो कि आपका साबुन के साथ झाग नहीं देता है, वो कठोर जल होता है। फिर एग्जाम्पल लिख देना, समुद्र, नदी है ना, कुआं, नलकूप, ये सब जल क्या होता है हमारा कठोर जल। और इसमें भी भाई लवण नहीं रहते हैं भाई, जाहिर सी बात है मृदु जल में आपके कोई लवण नहीं रहता है ना, जो साबुन के साथ झाग देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका मृदु जल कहते हैं। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कठोर जल और मृदु जल, है ना। तो थोड़ा बढ़ा के लिखना है तो बोल सकते हैं कि ऐसा जल जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहते हैं, ऐसे जल साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं और ऐसे जल को हम क्या कहते हैं कठोर जल कहते हैं, ठीक है। और ऐसे जल जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड या बाइकार्बोनेट उपस्थित नहीं रहते हैं,
ऐसे जल साबुन के साथ झाग देते हैं और ऐसे जलों को हम क्या बोलते हैं, मृदु जल कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 11th क्लास के लिए भाई, ठीक है। इतना आएगा तो आपको क्या करना है, लिखना है विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, कठोर जल और मृदु जल, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं कठोर जल के कठोरता के कारण या जल के कठोरता के कारण, है ना, या जल की कठोरता क्या है। तो यहाँ पर जल की कठोरता को दो भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। जल की कठोरता क्या है हम लोग तो जान गए। अब जल की कठोरता को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा दिया है अस्थायी कठोरता और एक दिया है हमारा स्थायी कठोरता। तो जल की कठोरता के कितने भाग हैं हमारे, दो भाग। पहला अस्थायी और एक होता है स्थायी कठोरता। तो जल के जो अस्थायी कठोरता होता है वह जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। मतलब अस्थायी कठोरता वह कठोरता होता है जो जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जो कठोरता रहता है, उस कठोरता को हम क्या बोलते हैं, अस्थायी कठोरता कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि कठोरता जल की कठोरता कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। अब आपसे क्वेश्चन करेगा कि अस्थायी कठोरता क्या होता है, तो बोल सकते हैं कि अस्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी कठोरता कहते हैं। और इस प्रकार की कठोरता को उबाल के क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, उबाल के हम लोग दूर कर सकते हैं। तो यही दिया है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर क्या हो, बाइकार्बोनेट अगर उपस्थित हो जल में, तो ऐसे कठोरता को हम लोग अस्थायी कठोरता कहते हैं। अब बाइकार्बोनेट क्या होता है, जैसे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, और अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का भी ऐसे ही लिखते हैं। तो इस तरीक़ा से, है ना, ऐसा जल का ऐसा कठोरता जो जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण हो, ऐसे कठोरता को हम अस्थायी कठोरता कहते हैं। ऐसे आपको बोलना है। दूसरा स्थायी कठोरता क्या है भाई, परमानेंट हमारा हार्डनेस बोलें तो जल के मतलब जल की वह कठोरता जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण जो जल की कठोरता होती है, ऐसे कठोरता को हम क्या कहते हैं, जल की स्थायी कठोरता कहते हैं। और इस प्रकार की कठोरता को उबाल करके दूर नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कुछ विशेष विधि, जैसे यहाँ पर परमिट विधि दिया है, इनके द्वारा उनको दूर किया जा सकता है। तो ऐसे कठोरता को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी कठोरता कहते हैं। तो क्वेश्चन आए स्थायी कठोरता क्या होता है भाई, तो जल की वह कठोरता जो जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। तो ऐसे कठोरता को हम क्या बोलते हैं, हम लोग जो है स्थायी कठोरता कहते हैं। और इस प्रकार की जो कठोरता है, उस कठोरता को उबाल के दूर नहीं कर सकते हैं, उसको दूर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है भाई। पहला क्वेश्चन तो ये है कि कठोर जल क्या है, तो आप बताना भाई, यदि जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड बाइकार्बोनेट की अशुद्धियाँ उपस्थित हो, तो ऐसे जल साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं। तो ऐसे कठोरता को हम या ऐसे जल को हम कठोर जल कहते हैं, है ना। उदाहरण के लिए नलकूप, तालाब, नदी, ये सब। मृदु जल क्या होता है भाई, तो वह जल जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम या विभिन्न प्रकार के जो भी लवण होते हैं, है ना, कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, यदि ये उपस्थित ना हो, तो ऐसे जल क्या होता है, साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, तो उसे मृदु जल कहते हैं। उदाहरण के लिए आसुत जल, वर्षा का जल, ये बोल सकते हैं। अब कठोरता के प्रकार, तो कठोरता के दो प्रकार होते हैं, स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता वह कठोरता होता है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्थायी कठोरता। और इस प्रकार की कठोरता को जो है उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता है, इसके लिए विशेष विधि जैसे परमिट विधि दिया गया है, इसका उपयोग किया जाता है। अस्थायी कठोरता क्या होता है, तो अस्थायी कठोरता वह कठोरता होता है जो जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अस्थायी कठोरता कहते हैं। और इस प्रकार के कठोरता को उबाल करके दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका दो प्रकार के कठोरता। अब हम चलते हैं आगे, जल के कठोरता के कारण। तो भाई तो हम लोग इसको तो देख ही चुके हैं, जल के कठोरता के कारण क्या होता है,
कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, है ना, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, या यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट साथ में क्या होता है हमारा कैल्शियम के क्लोराइड, या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम के क्लोराइड, या आप लिख सकते हैं मैग्नीशियम के सल्फेट, या आप लिख सकते हैं कैल्शियम के सल्फेट। तो इनकी उपस्थिति जिस जल में क्या होती है आपकी पाई जाती है, वो सारे जल क्या होते हैं हमारे कठोर प्रकृति के होते हैं, ठीक है, और जिनमें ना हो मृदु प्रकृति के होते हैं। तो ये तो कठोरता के कारण। चलिए अब जल की कठोरता को दूर करने की क्या देखेंगे हम लोग, उपाय देखेंगे भाई, ठीक है। तो जल की अस्थायी कठोरता जो है उसको दूर करने के उपाय, क्योंकि आपको पता है कि जल के अस्थायी कठोरता जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है, जिसे आसानी से दूर किया जा सकता है। कैसे, उबाल करके। तो कैसे करते हैं, तो दूर करने के पहला उपाय है उबालना, बॉयलिंग। तो कठोर जल को उबालने पर क्या होता है, जो मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हैं, ये कुछ विलेयशील लवण क्रमशः अविलेयशील लवण जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अपेक्षा अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो विलेयता गुणनफल थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही अवक्षेपित होते हैं और इन अवक्षेपों को अलग करके छान लिया जाता है, छान के अलग कर लिया जाता है और जल मृदु कर लिया जाता है। देखो इसमें क्या होता है हमारा, ये जैसे कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हैं, ये किस में होता है हमारा, अस्थायी कठोर जल होता है उसमें होता है। जब इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से क्या बनाता है हमारा, कैल्शियम के कार्बोनेट बनाता है CaCO3, साथ में आपका क्या बनता है, आपका एक H2O बनता है, और साथ में आपका क्या होता है, आपका एक जो है CO2 बनता है। क्या बनता है हमारा, CO2 बनता है। क्यों, देखो कार्बोनेट 2 बार है हमारा, 2 बार कार्बोनेट है, आपको दिख रहा है 2 का ओ लगा है तो 2 बार है। हाइड्रोजन कितने बार है हमारा, 2 बार है, क्योंकि 2 है तो एक कार्बोनेट किसके साथ निकल गया, कैल्शियम के साथ, तो ये निकल जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ये हमारा कौन सा निकल गया, कैल्शियम, है ना, कार्बोनेट, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, जो कि अवक्षेप होता है। क्या होता है, अवक्षेप। और H2O और CO2 गैस बन जाता है, ठीक। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया एक के साथ। अब देखो CO3 बचा है और H2, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन इसको दे दो तो एक H2O हो गया, CO2 बचा, निकाल दिए। तो जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कठोर जल जो होता है, अस्थायी जो जल होता है, अस्थायी जो कठोर वाला जल होता है, उसको जब गर्म करते हैं तो उसमें घुला हुआ जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होता है, ये हमारा क्या होता है, कैल्शियम के क्या होते हैं हमारे बाइकार्बोनेट। तो जो कैल्शियम के बाइकार्बोनेट होता है ना, ये कैल्शियम की बाइकार्बोनेट क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, अवक्षेप बन लेता है। उसी प्रकार अगर हम मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये हमारा HCO3 होता है। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट की जगह क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ज़्यादा विलेयता गुणनफल जो है उच्च होता है, इस वजह से यहाँ से ये क्या बनता है आपका, ये 2 बार है। तो देखो कितना है हमारा मैग्नीशियम, 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन निकल गया है, तो क्या बचा है हमारा CO2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, देखो हमारे पास टोटल इस प्रकार से है CO3 और CO3 और 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन हैं, तो उस स्थिति में अगर हम करें तो 3 3 6, 3 3 6, 6 में से अगर इसको हम 2 दे दिए तो बचा 4, तो 2 2 ने यहाँ पर कितना हो जाता है हमारा 4, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये अविलेय क्या हो जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है आपका, टूट जाता है, ये टूट जाता है, बोलता हूँ विघटित हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को, मैग्नीशियम किसको भाई, बाइकार्बोनेट को जब हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में क्या बनाता है हमारा, इधर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हम जान गए कि जो जल का स्थायी कठोरता होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से होता है, लेकिन जैसे ही इसको हम गर्म करते हैं
कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो अवक्षेप के रूप में रहता है। उसको छान के अलग करते हैं, इस वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम के वहाँ पर अवयव क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और हमारा जल क्या हो जाता है, कठोर जल से मृदु जल में कन्वर्ट हो जाता है। यही होता है हमारा अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय। अब जाहिर सी बात है, कैल्शियम जो कि कारण था, हम उसको गर्म करते हैं तो क्या हो गया, नीचे अवक्षेप के रूप में बैठ गया। अब अवक्षेप को छान के निकाल दिए तो भाई जो गंदगी करने वाला चीज़ था उसको हमने छान के बाहर निकाल दिया। इस प्रकार जल क्या हो गया, कठोर से मृदु हो गया। तो इस तरीक़ा से आप इसको कर सकते हैं, किया जा सकता है। ठीक है। दूसरा हमारा क्लार्क विधि है। ठीक है। क्लार्क विधि क्या करता है, ये साइंटिस्ट के नाम के आधार पर है। अगर हम क्या करते हैं, जो कठोर जल है, मतलब अस्थायी जो कठोर जल होता है, अगर उसमें हम चूने का यहाँ पर क्या मिला देते हैं, हमारा जल में बुझे हुए चूने मिला देते हैं। बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मिलाने से क्या हो जाता है, उनमें जो कार्बोनेट होता है वो अलग हो जाता है, जिसे छानकर अलग कर लिया जाता है। कैसे, देखो ज़रा, ये हो गया कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, ये हो गया। अब इसमें मिलाएंगे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है CaOH2। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको जैसे ही मिलाते हैं क्या निकल जाता है यहाँ से, देखो 2 हाइड्रोजन इधर है हमारा और 2 OH इधर है, तो ये हमारा निकल जाता है कैल्शियम के कार्बोनेट और साथ में 2 H2O, ये हमारा निकल गया। कैसे निकला भाई, देखो यहाँ पर कार्बोनेट कितना बार है, 2 बार है, और कैल्शियम कितने बार है, 2 बार है। तो कैल्शियम दोनों को बांट दिए तो ये हो गया हमारा 2CO3। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है, H2, और यहाँ पर 2 OH है, तो दोनों को कर देते हैं तो 2 ने 4, पानी के अणु क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये किसके रूप में रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है अवक्षेप के रूप में रहता है। इसका नाम क्या है भाई, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या होता है, ये कार्बोनेट। तो ये हमारा कैल्शियम क्या है, कार्बोनेट होता है, और एक इसके रूप में होता है हमारा अवक्षेप के रूप में होता है। किस रूप में, अवक्षेप। छान के अलग कर दिए, कैल्शियम अलग हो गया। सेम आप क्या कर सकते हैं, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, और ये है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो 2 अलग अलग आ गया। कौन कौन, कार्बोनेट कितने बार है, 2 बार है। देखो यहाँ पर 2 है, मतलब 2 है। अब देखो एक बार कौन जाएगा, मैग्नीशियम के साथ जाएगा और एक कैल्शियम के साथ, तो ये निकल जाता है आपका, ये हो गया मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, और साथ में क्या हो गया हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब बचा क्या है, 2 हाइड्रोजन बचा है, इधर 2H मतलब 2H2O। तो ये यहाँ से आपका क्या हो जाता है, आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के हमारे कार्बोनेट क्या होता है, अवक्षेप के रूप में हो जाता है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। चाहेंगे तो लिख सकते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होता है हमारा, ये कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है। तो ये हमारा निकल गया। अब ये दोनों को हम क्या करते हैं, सब अवक्षेप के रूप में रहता है भाई, छान के क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका अस्थायी कठोरता क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ये सब का तो नाम पता है भाई, बार बार लिखने के बजाय आप लिख लेंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरीक़ा से जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के कितने उपाय हो गए, 2 उपाय। एक जल को उबाल करके, और एक जल को जो है हमारा जल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बुझा हुआ चूना मिला करके हम लोग, जिसे क्लार्क विधि भी कहते हैं, के द्वारा क्या कर सकते हैं, जल के अस्थायी कठोरता को आप क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। जब भी थ्योरी लिखते हैं सूत्र लिखना इसमें जरूरी रहता है भी। तो ये हो गया आपका जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने के उपाय। चलिए अब हम जो है चलते हैं जल के जो स्थायी कठोरता है उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। वैसे बहुत सारे उपाय हैं, उनको हम लोग कुछ कुछ को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। तो जल के स्थायी कठोरता क्या है, पहले से पता है कि जल की स्थायी कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण क्या होता है, जल में स्थायी कठोरता आपको क्या होता है, आपका देखने को मिलता है। और जिसे उबाल करके दूर नहीं किया जा सकता है, बल्कि उनको जो है अन्य विधियों के द्वारा क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। जिनमें कुछ विधियां यहाँ पर दिया जा रहा है, उन विधियों को हमको क्या करना है, अभी पढ़ाई करना है। पहला है हमारा धावन सोडा विधि द्वारा। धावन है, घावन नहीं है, धावन सोडा।
अर्थात कपड़े धोने का सोडा, जिसका फार्मूला क्या होता है Na2CO3, ये हमारा, और 10H2O होता है। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको दूर करते हैं। यही आपको क्या करना है, देखना है। तो पहला धावन सोडा, कठोर जल को धावन सोडे, फार्मूला क्या होता है हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट पर उपचारित कराया जाता है, जिससे कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के क्लोराइड जो होते हैं और सल्फेट से अभिक्रिया करके क्या हो जाते हैं, ये उनके कार्बोनेट बना करके अवक्षेपित हो जाते हैं। कैसे दूर करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, कैल्शियम के, अगर हम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट को अगर हम किसके साथ क्रिया कराएं, सोडियम और कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएं, तो देखो ये प्लस होता है, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ देखो प्लस माइनस निकलता है, तो क्या निकल जाएगा यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस वाला को हमेशा आगे निकलेंगे, और इधर क्या है हमारा Na2SO4, इसका नाम क्या होता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या होता है हमारी सल्फेट, और इसका नाम क्या होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। और ये तो आपको जानते हैं, कैल्शियम सल्फेट है हमारा, कैल्शियम, और SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट, और इसको नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। नाम जानना जरूरी है भाई। Na2 को बोलते हैं सोडियम और इसको बोलते हैं कार्बोनेट। तो ये तो हो गया हमारा कि जैसे हम क्या करते हैं, जो कठोर जल है, स्थायी कठोरता, जिसमें क्या होता है, कैल्शियम के सल्फेट होते हैं, जैसे उसमें हम लोग क्या करते हैं, धावन सोडा मिला देते हैं। Na2 को क्या बोलते हैं, धावन सोडा। ये देखो, ये जल के कठोरता के कारण है, ये कैल्शियम सल्फेट जो होता है ये जल में कठोरता के कारण होता है। जैसे उसमें क्या मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं, अर्थात कपड़े धोना के सोडा मिलाते हैं, ये कैल्शियम को अलग कर देता है, यहाँ अवक्षेप बना देता है, इस प्रकार से जिसे छान के अलग कर लेते हैं। इस तरीक़े से जल के कठोरता के कारण के जो कारक हैं वो अलग हो जाते हैं। सेम अगर आप कैल्शियम क्लोराइड के साथ करेंगे तो भी बन जाएगा, ये हो जाता है Na2 और ये हो जाता है आपका CO3। क्या बनेगा, देखो 2 क्लोरीन माइनस प्लस है हमारा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 2NaCl, 2NaCl, और साथ में क्या निकल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से भी आपका क्या निकल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट निकल रहा है, मतलब कैल्शियम क्या हो गया आपका, अलग हो गया, सोडियम क्लोराइड अलग हो गया। तो यहाँ से जो भी जल को क्या करने वाले, कठोर करने वाले कारक को हम लोग क्या करते हैं, ये जो कपड़े धोने का जो सोडा है उसके द्वारा क्या करते हैं, उसको अवक्षेपित कर देते हैं। देखो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया आपका, अवक्षेपित हो रहा है, जिसको छान के क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। सेम, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड की बात करें, मैग्नीशियम की अगर बात करें तो सेम टू सेम मैग्नीशियम का भी होगा भाई। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे और इसको अगर किसके साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम के कार्बोनेट के साथ, तो उल्टा लिख दो, मैग्नीशियम कार्बोनेट निकल जाएगा यहाँ से, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस क्या हो जाएगा आपका, सोडियम सल्फेट, पहले जैसा ही है। उसी प्रकार अगर हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड लेते हैं MgCl2 और ये लिखते हैं Na2CO3, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, फिर से हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट निकल गया और साथ में हमारा क्या निकल जाता है, 2NaCl। तो इस तरीक़ा से हम जान गए कि जो जल का स्थायी कठोरता होता है वो कैल्शियम के सल्फेट, कैल्शियम की क्लोराइड अथवा मैग्नीशियम के सल्फेट और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कपड़े धोने का सोडा अर्थात सोडियम कार्बोनेट के साथ जब उपचारित कर देते हैं तो जितना भी उस कठोर जल के जो कारक होते हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, ये क्या हो जाते हैं, अवक्षेप के रूप में क्या हो जाते हैं, आपके नीचे बैठ जाते हैं, जिसको छान के क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और इस तरीक़े से कठोर जल क्या हो जाता है आपका, मृदु जल में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़े से आप जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के पहले उपाय, जिसे हम धावन सोडा विधि कहते हैं, इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ये तो हो गया हमारा पहला विधि। एक विधि है हमारा आयन विनिमयक विधि, जिसे हम लोग जो है परम्यूट विधि के भी नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यहाँ थ्योरी है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग इसमें लिख दिए हैं। वैसे अगर हम बात करें कि ये जो क्या बोलते हैं आपका जो आयन विनिमयक विधि है, इस विधि में क्या होता है हमारा, जैसा कि नाम से ही पता है कि इस विधि में जो भी जल के कठोरता के लिए जो जिम्मेदार आयन होता है उनको अन्य आयनों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और जैसे ही जल के कठोरता के लिए जो जिम्मेदार आयन है वो दूसरे आयन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, फिर जल के जो कठोरता है
वो क्या हो जाता है आपका, उत्पन्न करने वाले कारक अलग हो जाते हैं। तो उसके अंतर्गत कुछ यहाँ पर विधियाँ बताई गई हैं, उन विधियों को हमको क्या करना है, देखना है। मतलब आयन विनिमय विधि, मतलब जो जल के कठोरता के लिए क्या है, जो वो है, जो जल की कठोरता के कारण वाला जो आयन होता है, उस आयन को अगर हम दूसरे आयन से क्या कर दें, उसको हटा दें उसकी जगह से, तो इस वजह से क्या हो जाता है, हमारा जल की जो कठोरता है वो दूर हो जाता है। तो ये जो दूसरा विधि लिखा है आयन विनिमय विधि, मतलब विनिमय मतलब लेन देन होता है। मतलब जल में जो कण है, जो जल की कठोरता के कारण है, उसको अन्य कणों के द्वारा क्या कर देना, उसको उसके जगह से प्रतिस्थापित कर देना ही इस विधियों का क्या होता है, लक्ष्य होता है। जिसमें सबसे पहला विधि हमारा दिया है अकार्बनिक आयन विनिमय, जिसे हम परम्यूट विधि कहते हैं, जो आपके पेपर में भी आपको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बारे में हमको देखना है परम्यूट विधि। कौन सा विधि, परम्यूट विधि क्या होता है। तो रियल में अगर हम परम्यूट की बात करें तो परम्यूट एक रासायनिक क्या होता है, हमारा जटिल पदार्थ होता है। ये जैसे दिया है कि परम्यूट एक जटिल कार्बनिक क्या है, लवण है, जो कि जल योजित दिया है। जल योजित मतलब जल के साथ जुड़ा हुआ सोडियम, पोटेशियम, सोडियम और एल्युमिनियम के क्या होता है, हमारा सिलिकेट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि पहला जो विधि है हमारा अकार्बनिक जो आयन विनिमय विधि है, जिसे परमिट विधि कहते हैं। परमिट एक प्रकार का क्या होता है, अकार्बनिक क्या होता है, आपका लवण होता है, जो जल योजित सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकेट होता है, जिनका सामान्य सूत्र यहाँ पर Na2Al2 Si2 और ये O8 होता है हमारा। ये हमारा कितना होता है, हमारा O8, ठीक है। ये आपका G टाइप का दिख रहा है, वो क्या है, हमारा O8 है इस प्रकार से। और ये XH2O ये हमारा होता है, जहाँ पर X की जगह कोई भी मान हो सकता है। और ये या तो आपको क्या होता है, ये डायरेक्टली मिलता है, या तो प्राकृतिक रूप से इसको जो है प्राप्त किया जा सकता है। इससे सोडे के राख, जिसका फार्मूला होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, एक होता है सिलिका, जिसे सामान्य भाषा में रेत कहते हैं, और एक एल्यूमिना होता है, के मिश्रण के संगलन से कृत्रिम से क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और जब संगलित पदार्थ को जल के साथ धोया जाता है तो शेष बचा छिद्रित पदार्थ ही क्या कहलाता है, आपका परम्यूट कहलाता है, परम्यूट कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र Na2Z से प्रदर्शित करते हैं। किसे दर्शाते हैं, Na2Z से दर्शाते हैं। तो ये क्वेश्चन में पूरा आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि परम्यूट विधि क्या होता है, तो लिख सकते हैं भाई कि परम्यूट विधि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने का एक आयन विनिमय विधि होता है, जिसमें परम्यूट एक क्या होता है, अकार्बनिक क्या होता है, लवण होता है, जो जल योजित सोडियम, एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, जिसका सामान्य सूत्र Na2Al2 Si2O8 XH2 होता है। इसको प्राकृतिक तरीका से क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो इसके लिए एक आपका सोडा राख, सिलिका और एल्युमिनियम, ये सब तीनों को लेते हैं। किसको सोडा के जो राख होता है उसको, साथ में क्या होता है, हमारा रेत होता है उसको, एल्युमिना होता है उसको, और सबको भट्टी में लेकर के संगलन कराते हैं। संगलन मतलब पिघलाते हैं, और पिघली हुई जो पदार्थ होता है फिर उसको जल में क्या करते हैं, धो देते हैं। तो जैसे ही जल के साथ धोते हैं, वहाँ से अवक्षेप के रूप में कुछ छिद्रित क्या होता है, पदार्थ प्राप्त होता है, और वो छिद्रित पदार्थ क्या कहलाता है, परम्यूट कहलाता है, जिसे सामान्य सूत्र, सिंपल सा सूत्र Na2Z से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जहाँ पर Z का मान एल्युमिनियम, सिलिका मतलब Al2 Si2 और O8 होता है, और एक से H2 होता है, जिसे हम जियोलाइट के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, जियोलाइट भी कहा जाता है, जियोलाइट कहते हैं। और ये जैसे एक आपका दिया गया है हमारा परम्यूट, है ना, और जिसके परम्यूट विधि, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। इसमें एक इस प्रकार से क्या होता है, एक बेलनाकार क्या होता है, आपका पात्र होता है, जैसे कि आपको दिख रहा है परम्यूट विधि में क्या होता है भाई, बेलनाकार इस प्रकार से क्या होता है, पात्र होता है, जिस पात्र के सबसे निचली स्तर पर क्या होता है, मोटी रेत बिछा रहता है। यहाँ पर क्या रहता है, मोटी रेत रहता है। इस रेत के जस्ट ऊपर जो परम्यूट होता है, जिसका सामान्य फार्मूला क्या होता है, Na2Z होता है, ये क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ये हमारा क्या होता है, Na2Z होता है, और फिर इसके ऊपर फिर क्या होता है, आपका एक नल लगा होता है। तो आप बोल सकते हैं कि जो परम्यूट विधि है, इस विधि में जो यंत्र होता है वो एक इस प्रकार से बेलनाकार यंत्र होता है, जो कि
सबसे निचले स्तर में क्या होता है, एक मोटी रेत का क्या होता है, आवरण होता है। उसके जस्ट ऊपर क्या किया जाता है, परम्यूट को रखा जाता है। और फिर जो कठोर जल होता है, उस कठोर जल को फिर क्या किया जाता है, एक नली के माध्यम से जो रेत होता है, इस रेत के अंदर क्या किया जाता है, प्रवाहित किया जाता है। और उस जल को प्रवाहित किया जाता है जो कठोर होता है। अब जैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं, उसको रेत के अंदर क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो कुछ अशुद्धियाँ क्या हो जाता है, यहीं पर छूट जाता है। और जल जो है यहाँ से फिर किधर की ओर जाने लगते हैं, ऊपर की ओर जाने लगते हैं। और ऊपर किसके संपर्क में आते हैं भाई, परम्यूट के संपर्क में आते हैं। और परम्यूट के संपर्क में आने के पश्चात क्या होता है, यहाँ पर जैसे Na2 को हम क्या बोलते हैं, परम्यूट बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, हमारा कैल्शियम के आयन होते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या होता है, Na2 और Z होता है, इसमें क्या होते हैं, हमारे मैग्नीशियम के क्या होते हैं, हमारे आयन होते हैं। इसमें क्या होता है, अदला बदली हो जाता है। और ये क्या हो जाता है, हमारा कैल्शियम के Z, यहाँ पर ये हो गया। इधर की हम बात करें तो ये मैग्नीशियम का क्या हो जाता है, Z क्या हो जाता है, हमको निकल जाता है। मतलब वहाँ पर ये अवक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है, अवक्षेप बन जाता है। और साथ में क्या निकल जाता है, हमारा ये 2Na क्या हो जाता है, हमारा बाहर निकल जाता है। या 2Na क्या हो जाता है, हमारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2Na। और इधर भी क्या हो गया आपका 2Na। ठीक है, बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या होता है भाई, ये होता है जियोलाइट। ये जियोलाइट होता है। जैसे ही ये किसके संपर्क में आता है, मृदु जल के संपर्क में आता है, वैसे ही कठोर जल के संपर्क में आता है। कठोर जल के कारक को क्या कर देता है, ये जो सोडियम होता है, ये सोडियम क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। सोडियम क्या करता है, विस्थापित कर देता है। और इसको अवक्षेप के रूप में क्या कर देता है, तल यहाँ पर क्या कर देता है, बिठा देता है। और यहाँ से जो ऊपर में जो जल प्राप्त होता है, वो जल कैसा होता है आपका, वो जल होता है आपका मृदु जल। यही चीज़ है। और इसी चीज़ को हम लोग थ्योरी यहाँ पर लिखे हैं कि परमीट को सोडियम जियोलाइट भी कहते हैं। जल को मृदु बनाने की प्रक्रिया में एक लंबे बेलनाकार क्या होता है, हमारा एक पात्र होता है। इस लंबे बेलनाकार पात्र में, है ना, जिसमें मोटी रेत सबसे नीचे बिछा रहता है, फिर उसके ऊपर क्या होता है, परमीट भरा रहता है। फिर कठोर जल को एक नली के द्वारा क्या किया जाता है, प्रवेश कराया जाता है। और यह पात्र के तल पर पहुंचता है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है, अशुद्धियाँ क्या होती जाती है, मोटी रेत द्वारा हटाया जाता है। और अंत में जब वो परम्यूट के संपर्क में आता है, तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम जो आयन होता है, वो सोडियम आयन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विनिमय कर दिया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग जस्ट देखे हैं, Na2 ये Z हो जाता है और कैल्शियम 2+ होता है, तो ये क्या हो जाता है, आपका कैल्शियम Z प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से 2Na मिल जाता है। सेम यहाँ पर Na2Z हो जाता है हमारा, और ये क्या हो जाता है आपका, मैग्नीशियम 2 हो जाता है। और यहाँ से आपका क्या हो जाता है, आपका Mgz। और ये 2 सोडियम क्या हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है। तो सोडियम क्या कर रहा है, सोडियम आ रहा है और कठोर जल में जो आयन होता है उसको उसके जगह से हटा देता है, उसके जगह स्वयं ले लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर इनका अवक्षेप बन जाता है। इस प्रकार से अवक्षेप को छान लिया जाता है। फिर क्या कर लिया जाता है आपका, यह वहीं पर बैठ जाता है और कठोर जल को क्या कर दिया जाता है, मृदुकरण कर लिया जाता है। और परमिट परत से ऊपर उठने वाला कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से मुक्त हो जाता है। और एक नली से क्या होता है आपका, मृदु जल क्या होता है आपका, यहाँ से बाहर निकलता है। तो यही आपको क्या करना है, थ्योरी के रूप में चित्र बना के क्या करना है, आपको लिखना है शुरू से लेकर के कि परम्यूट क्या होता है। तो परम्यूट एक क्या होता है, अकार्बनिक क्या होता है, लवण होता है ना, जो कि जल योजित सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, जिसका सामान्य फार्मूला Na2, उसके बाद जो है Al2, ठीक, Si2O8 XH2 होता है। इसको प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो एक आपका सोडा कराप है ना, जो दिखे हैं आपका सोडियम कार्बोनेट, साथ में आपका रेत SiO2, साथ में आपका एलुमिना Al2O3, इन सबको मिला करके संगलन कराया जाता है। संगलन मतलब पिघलाने के पश्चात उसको पानी से धोते हैं तो कुछ छिद्रित पदार्थ प्राप्त होता है, वही परम्यूट कहलाता है, जिसका सामान्य सूत्र Na2Z से दर्शाया जाता है, जहाँ Z की जगह Al2 है ना, Na2 Al2 नहीं बोलता हूँ Al2 Si2O8 XH2 लिखा जा सकता है। और उसके लिए एक यंत्र यूज किया जाता है। इसी यंत्र के सबसे निचले सिरे पर क्या करते हैं हम लोग, मोटी रेत का क्या करते हैं, परत बिछा रहता है एक बेलनाकार पात्र में। इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, परम्यूट लगा होता है। फिर क्या किया जाता है, एक नली के माध्यम से उस रेत के अंदर क्या किया जाता है, कठोर जल को प्रवाहित किया जाता है, जहाँ पर कठोर जल कुछ चीज़ों को क्या करता है, हमारा
अलग कर देता है। फिर जो है वो परमिट के संपर्क में आता है। परमिट में उपस्थित जो क्या होता है हमारा सोडियम होता है, वो जल के कठोरता के कारक कैल्शियम और मैग्नीशियम को क्या कर देता है, उसको अवक्षेपित कर देता है और फिर जो है आपको ऊपरी सतह से नली के द्वारा मृदु जल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसका समीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है। अब क्या होता है कि जो मृदु जल होता है वो मृदु जल जो है क्या होता है, कठोर जल जो है मृदु जल में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्थिति ऐसा आता है कि जो परमिट होता है उसका कठोर जल को मृदुकरण करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाता है, आपका कम पड़ जाता है। फिर उसको क्या किया जाता है, उसका पुनर्जनन के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, सोडियम क्लोराइड मिलाया जाता है। जैसे हम लोग से सोडियम क्लोराइड मिलाते हैं फिर से क्या हो जाता है, वो जियोलाइट में परिवर्तित हो जाता है और पुनः कार्य करना स्टार्ट कर देता है। इसके लिए क्या करते हैं, बचा क्या है हमारा, यहाँ पर आपका जो भी बचा हुआ है उसको हम लोग वापस क्या करते हैं, पुनः जब हम क्या करते हैं उसको लाते हैं तो वो फिर से क्या हो जाता है, आपको जो है जियोलाइट में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। आगे दे है परमिट का पुनर्जीवन, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। कुछ समय बाद सोडियम जेड कैल्शियम जेड मैग्नीशियम जेड में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद परमिट लंबे समय तक कार्य करना बंद कर देता है और सोडियम जेड अर्थात जियोलाइट के पुनर्जनन के लिए कठोर जल के प्रवेश को रोका जाता है। इसके लिए 100% सोडियम क्लोराइड क्या कर दिया जाता है, इसमें मिला दिया जाता है। तो ये हमारा जैसे क्या है, हमारा ये कैल्शियम का जेड है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से क्या मिला लेते हैं, हम लोग सोडियम मिलाते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा, फिर से Na2 और जेड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार Mg और यहाँ पर क्या मिलाते हैं, सोडियम मिला देते हैं तो ये किसमें परिवर्तित हो जाता है, आपका Na2 जेड में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित हो जाता है। इसको 2 ले लेते हैं और फिर से क्या हो गया हमारा कैल्शियम 2+ कैल्शियम और मैग्नीशियम 2+, मतलब फिर से क्या हो जाता है हमारा जियोलाइट क्या हो जाता है, आपका प्राप्त हो जाता है और फिर से आपका प्रक्रिया क्या होता है, स्टार्ट करता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर जियोलाइट काम करना बंद कर देता है तो कुछ समय के लिए कठोर जल का जो प्रवाह है उसको रोक देते हैं और फिर उसमें हम लोग जो है एक माध्यम से, देखो जब ये क्या करता है, परमिट धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देता है तो यहाँ से कठोर जल का जो प्रवाह होता है उस कठोर जल के प्रवाह को यहाँ पर रोक देते हैं और फिर क्या करते हैं, पुनर्जनन करने के लिए इस पाइप से क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड वापस मिला देते हैं। तो फिर से क्या होता है हमारा, वो सोडियम आता है, कैल्शियम का जो जेड होता है उसके साथ क्रिया करके फिर क्या बना लेता है, आपका वो फिर से पुनर्जीवित हो जाता है, फिर कार्य करने स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, परमिट विधि को बता सकते हैं। तो आज का जो क्लास है फिलहाल उसको हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। आने वाला क्लास में हम लोग जो है बाकी का जो चर्चा है वो करने वाले हैं भाई।